हाय एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 पेपर हुए थे और उन 10 पेपर में इस चैप्टर से टोटल 13 क्वेश्चंस आए थे। और आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से चैप्टर से 13 क्वेश्चंस का बिलोंग होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए मैं बिल्कुल ये आपको रेकमेंड करूंगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इस चैप्टर का वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। छोटा सा चैप्टर है, 2-2.5 घंटे लगते हैं इस चैप्टर को सीखने के लिए। और इस चैप्टर को बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से स्टडी करके एग्जाम में जाना चाहिए, जिससे आपका डेफिनेटली 4 से 8 मार्क का स्कोर वहाँ पर पॉसिबल हो पाए। और इसी चैप्टर का आज हम डिस्कशन करेंगे। जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के जो 13 क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, आज हम उन 13 क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम एंड लिथियम मेटल्स आर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। If the incident light of wavelength 550 nanometer on which two metal surface, then photoelectric effect is possible for the case of. All right, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि हम लाइट की वेव को मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं लाइट इज हैविंग डुअल नेचर। लाइट का एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। लाइट के इसी पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन, एंड हर फोटोन के पास एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और ये एनर्जी उस वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस वेव के फोटोन की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है। और इस केस में हमारी हर फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पर न्यू हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है और एच एक कांस्टेंट होता है जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। एंड एवरी फोटोन इज हैविंग डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और इसी पर्टिकुलर केस में हम ये भी कहते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब आपको जो भी एनर्जी मिल रही है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, आपको वहाँ पर कोई रैंडम वैल्यू नहीं मिल सकती। आपको मिलने वाली जो भी एनर्जी होगी वो इसी वैल्यू का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। और इसी पर्टिकुलर फेनोमेना को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना। और इस फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जो आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर हमें सीजियम एंड लिथियम दो के वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तब वो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस। तो जैसे मान लेते कि ये हमारी एक मेटेलिक सरफेस है और इस मेटेलिक सरफेस की तरफ हमने एक लाइट की वेव को इंसिडेंट करवाया। अब इसके जो फोटोन है, इस वेव के जो फोटोन है, अगर उनके पास उतनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड है या उससे ज़्यादा एनर्जी है, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी गेन करते हैं और गेन करके वो मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और इसी पर्टिकुलर फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी देनी होगी जिससे वो मेटेलिक सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल सकें, इसी मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, जो बिल्कुल आपको पता होता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि सीजियम एंड लिथियम के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमने यहाँ पर जिस लाइट को इंसिडेंट करवाया उसकी वेवलेंथ हमें 550 नैनोमीटर दी है। तो कहता है कि इनमें से कौन से मेटेलिक सरफेस के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा, किस केस में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो काम करते हैं कि जिस पर्टिकुलर वेव का हमने इंसिडेंस करवाया है उसके फोटोन की एनर्जी को पहले फाइंड कर लेते हैं। अब हम अगर उस फोटोन की एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं तो उस एनर्जी को हम इन दो वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर फोटोन की एनर्जी इन वैल्यू से ज़्यादा रही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा,
कम रहेगी तो नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि जो मेरी वेव आ रही है, जो फोटोन आ रहा है, अगर वो उतनी एनर्जी कैरी किया हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो पाना पॉसिबल हो, जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो पाना पॉसिबल हो, तभी ना इजेक्ट होगा। अब इसको आप ऐसा समझिए कि आप एक दुकान में एक सामान खरीदने गए, और जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस मान लेते हैं 1000 रुपया है। लेकिन अगर आप उस दुकान में जब एंट्री किए थे तब आपके पास 1000 रुपये से कम पैसे थे, मान लिया जाए आपके पास 900 रुपये थे, तब उस केस में मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप जो सामान पसंद किए हैं उसे खरीद पाएंगे क्या? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तब हम कहते हैं कि आपके पास मिनिमम कितना मनी होना चाहिए जिससे आप उस सामान का परचेज कर पाओ। तो डेफिनेटली आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे कि 1000 रुपीज मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना भी अमाउंट हो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 के ऊपर आप जितने भी ज़्यादा पैसे लेकर के दुकान में एंटर करेंगे, आप उस सामान को खरीदने की कैपेसिटी रखेंगे। लेकिन मिनिमम कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए? डेफिनेटली 1000 रुपीज। एग्जैक्टली सिमिलर वे में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी होनी चाहिए, फोटोन की जो एनर्जी है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी उतनी मिनिमम एनर्जी होगी तो हो जाएगा। ज़्यादा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। मतलब जैसे मान लेते कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब जो फोटोन आया उसके पास मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज हो गया, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रह सकता है। और इस तरह से यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना। तो नाउ अब जो हमारा वेव है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, हमें वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 550 नैनोमीटर। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर E इक्वल्स टू एच न्यू, तब मैं न्यू को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं इसे लिख सकता हूँ h इंटू सी बाई लैम्डा। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डेफिनेटली हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ पर सी हमारी वेव की स्पीड हो जाएगी एंड लैम्डा हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मैं ये फाइंड कर लेता हूँ कि जो हमारा वेव आया हुआ है और उस वेव के पास जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो नाउ h की वैल्यू आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। h इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, इट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, जहाँ तक लेमडा की वैल्यू का सवाल है, इट इज 550 नैनोमीटर। तो नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी वैल्यूज पुट की है वो सारी की सारी वैल्यूज SI यूनिट में है, और इसीलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से जो मुझे वैल्यू मिलेगी एनर्जी की वो मिलेगी जूल में। बट क्योंकि यहाँ पर डेटा मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे दिया हुआ है तो मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एंड जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड करते हैं, जो मैंने यहाँ पर कर दिया। जब मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड नहीं किया था तो एनर्जी की जो वैल्यू मुझे मिलती वो मिलती जूल में। बट क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड किया, और अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी एनर्जी की वो मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 6.64 इंटू 3 की टेंटेटिव वैल्यू होती है 20। अब बिल्कुल देख सकते हैं 6 3 जा होता है 18, एंड यहाँ पर 0.64 इंटू 3 भी करना बाकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यू टेंटेटिवली 20 के क्लोज आती है, तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ इंटू 10⁻। अब देखिए यहाँ पर -34, यहाँ पर +8 है, तो हो जाएगा यहाँ पर -26। नाउ नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर -9 एंड -19 है, तो नीचे हो जाएगा कितना, -28, है ना। तो ऊपर है मेरे पास -26, नीचे मेरे पास -28, -28 पावर ऊपर आकर के +28 होगा, और मुझे मिलने वाला 10⁻², जो मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर 550 है और यहाँ पर 1.6 है, तो डेसिमल को रिमूव कर देता हूँ 0 के साथ, या मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो मुझे मिलने वाला है 55 इंटू 16। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए
मैं एक काम करता हूँ, 20 एंड 16 को 4 से रिड्यूस करता हूँ। हम जानते हैं 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, परफेक्ट बात है ना। 5 एंड अगर 55 को रिड्यूस करूँ तो ये 11 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलने वाला क्या है, 100 अपॉन 11 इंटू 4। 100/4 को मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 11 मेरे पास रहने दिया जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसके डिवाइड कर दूँ, अगर मैं 25/11 करूँ तो मुझे मिलेगा 11 2 जा 22, डेसिमल लगेगा, 3 नीचे आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा अगेन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की वैल्यू आएगी, जो बिल्कुल यहाँ पर विजिबल है। और मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो वेव हमने इंसिडेंट करवाई थी उसके फोटोन के पास रहने वाली एनर्जी की जो टेंटेटिव वैल्यू है, जो आसपास की वैल्यू है, वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको ज़्यादा समय देना होगा, और हम बिल्कुल टेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिससे हमारा समय बचता है। लेकिन टेंटेटिव वैल्यू निकालने के दौरान इतना भी आप अप्रोक्सीमेट मत कर लो कि जो वैल्यू होनी चाहिए उससे अपन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट या डेविएट हो जाए। आप थोड़ा ध्यान से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरी वैल्यू आ रही 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखा जाए तो जो सीजीएम है उसके लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड लिथियम के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि मेरे फोटोन की एनर्जी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेफिनेटली हमारे लिथियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सीजीएम का सवाल है, क्योंकि इसके वर्क फंक्शन से हमारे फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, डेफिनेटली सीजीएम के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे सकते हैं कि देखते हैं हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो लिखा लिथियम ओनली, इनकरेक्ट बोलता है, सीजीएम ओनली करेक्ट आंसर होगा। मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, एंड देखा जाए तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं अब आपके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है, लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy of 2 electron volt. If the same surface is illuminated by a light source of wavelength lambda by 2, then the maximum kinetic energy of ejected electrons will be, all right, the work function of the metal is 1 electron volt. ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका 4 मार्क को स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसे यूज करना होगा। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको इसके जस्ट पहले वाले सवाल में समझा भी रहा था। मैं कह रहा था कि जो फोटोन हम इंसिडेंट करवाते हैं उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, परफेक्ट। अब ये एनर्जी अगर मेटेलिक सरफेस के लिए जो भी वर्क फंक्शन की वैल्यू है उससे ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। और ये एनर्जी बेसिकली वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में, और जो बची हुई वैल्यू रहेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पर यूज होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो हम इक्वेशन लिखते हैं, जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन प्रोवाइड की है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही इंस्पायर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मेरी फोटोन की एनर्जी हुई, इसका एक हिस्सा वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में खर्च हो गया, और बचा हुआ जो भी हिस्सा होगा वो उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर मैं के मैक्स लिख देता हूँ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम इतनी वैल्यू ही होगी, इससे छोटी एनर्जी भी हो सकती है काइनेटिक की, बट मैक्सिमम इतनी वैल्यू ही हो सकती है, इसका ये मतलब है। नाउ अब जो हमने लाइट सोर्स पहले यूज किया था उसके लिए हमने जो वेवलेंथ मेंटेन की थी वो थी लैम्डा। अब मैं इस न्यू को क्या लिख सकता हूँ आगे, मैं इस न्यू को लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा, इजंट इट ट्रू। न्यू की वैल्यू को मैं सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, और लैम्डा मेरी पहले वेवलेंथ थी, इक्वल टू, अब वर्क फंक्शन की वैल्यू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, प्लस, और कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी फर्स्ट केस में आई थी उसकी वैल्यू थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पर 1 + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है कि हमने सेम सरफेस को, हमने सरफेस नहीं बदला,
सेम सरफेस को अब हमने एक दूसरे लाइट सोर्स के साथ इंसिडेंट करवाया, और उस पर्टिकुलर केस में जो हमारी वेवलेंथ हमने यूज की थी वो λ/2 थी। मतलब सेकंड केस में जो लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ को हमने आधी कर दी है, मीन्स फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, फोटोन की एनर्जी को डबल कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो मुझे लिखना चाहिए hc/λ/2 इक्वल टू, अब क्योंकि मेरी सरफेस अभी भी वही की वही है तो वही सरफेस के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अभी भी सेम रहेगी। वर्क फंक्शन की वैल्यू नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है, एंड डेफिनेटली उस सरफेस के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और क्योंकि यहाँ पर हमने सरफेस को नहीं बदला, सरफेस की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बदला, टेम्परेचर वगैरह सब हम सेम मेंटेन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वर्क फंक्शन की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए सेकंड केस में वर्क फंक्शन की वैल्यू अभी भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट इस केस में हमको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जिसे मैं के मान लेता हूँ, जो मुझे फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है, इम्प्लाइज दैट। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा एलएचएस है, इसमें जो λ/2 का जो 2 है नीचे का, ये ऊपर चला आएगा इनटू, अब क्या बचा मेरे पास, hc/λ। बट hc/λ की वैल्यू ऑलरेडी मैंने कितनी ऑब्टेन की हुई है, मैंने ऑब्टेन की हुई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1 + k। नाउ 2 × 3 की वैल्यू होती है 6, विच इज इक्वल टू 1 + k, तो k की वैल्यू डेफिनेटली 6 - 1 हो जाएगी। तो मेरा आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, और मैं डेफिनेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ही आगे बढ़ूंगा। और देखा जाए तो मेरा ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए, जो कि दिया भी एनटीए की भी आंसर की में ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं अब आपके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जो हमारा अगला सवाल है वो 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। अ सब एटॉमिक पार्टिकल of mass 10 to the power minus 30 kg is moving with a velocity 2.21 into 10 to the power 6 meter per second. Under the matter wave consideration, the particle will behave closely like dash। ठीक है, हमको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और हमको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा पार्टिकल है, जो मेरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, अगर मैं उसके वेव नेचर की बात करूं तब उसका वेव किस कैटेगरी में आएगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक डिब्रो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि मैटर इज हैविंग डुअल नेचर। मैटर का एक पार्टिकल नेचर भी होता है और मैटर का एक वेव नेचर भी होता है ना। एक मैटर के दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का जो वेव नेचर है, हम मासी बॉडी के केस में ऑब्जर्व नहीं करते। आप आपकी खुद की बॉडी का या मेरी बॉडी का या फिर किसी भी मूविंग बॉडी का वेव नेचर कभी ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि हम मासी बॉडीज हैं। वेव नेचर आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब पार्टिकल काफ़ी टाइनी हो, सच एज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो टाइनी पार्टिकल्स के केसेस में हमें उसका वेव नेचर ऑब्जर्व हो सकता है और होता भी है। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका मास 10 to the power -30 kg है और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है। तो कहता है कि अगर हम इसके वेव नेचर की बात करें, अगर ये पार्टिकल के हम वेव नेचर को कंसिडर करें, तो वेव नेचर में जो वेव बनेगी वो कौन सी वेव होगी, वो इंफ्रारेड वेव होगी कि एक्सरे होगी कि गामा रे होगी कि विजिबल रेडिएशन होगी, हमें ये बताना है। मतलब उस सब एटॉमिक पार्टिकल का जो वेव होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, हमें ये बताना है। और अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देता हूँ। तो देखिए, डिब्रॉय हाइपोथेसिस कहता है कि मैटर के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है, जिसे हम मैटर वेव कहते हैं, इस मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है h/p, जहाँ पर p हमारे मैटर का मीन्स पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैटर इज हैविंग डुअल नेचर। मैटर का एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। तो जो मैटर का वेव नेचर है, उस वेव की डेफिनेटली एक वेवलेंथ होगी, और उसी वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम h/p वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। h/p की मदद से हम उस वेवलेंथ को ऑब्टेन करते हैं, जहाँ पर h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है और p उस मैटर की, उस पार्टिकल की क्या होती है, लीनियर मोमेंटम होती है, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और इस तरह की वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे मैटर वेव कहते हैं, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सुनाओ, अब हम एक काम करते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू जो हमें पर्टिकुलर केस दिया हुआ है
उस केस के लिए हम वेवलेंथ की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है, और इसी वेवलेंथ की वैल्यू से हम जज कर पाएंगे कि कौन सी रेडिएशन वहाँ पर होगी। तो देखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, तो h की जगह मैं लिख सकता हूँ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय p होता है लीनियर मोमेंटम विच इज मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की जगह मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻30 इंटू वेलोसिटी की जगह में आ जाएगा 2.21 इंटू 10⁻6। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, अब अगर मैं 6.63 अपॉन 2.21 करूँ तो दिख रहा है हमें कि 3 में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू 10⁻। नाउ -34 और यहाँ पर नीचे -30 है, तो -34 प्लस 30 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाने वाले हैं -4, और यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6 भी पावर ऊपर आके -6 होगा, सो -4 -6 विल बिकम -10, और लेमडा की जो यूनिट होगी वो मीटर हो जाएगी। और इससे फाइनली जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3 एंगस्ट्रॉम। इजंट इट ट्रू? हमें जो वेवलेंथ मिली उस सब एटॉमिक पार्टिकल के वेव नेचर की, उस वेवलेंथ की वैल्यू मुझे मिल रही है 3 एंगस्ट्रॉम, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इस केस में जो आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी एक्स रे। एंड वाई एक्स रे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह की एक्सरे होती हैं, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट एक्सरे एंड सेकंड को हम कहते हैं हार्ड एक्सरे, है ना। यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। अगर मैं आपके साथ सॉफ्ट एक्सरे की बात करूँ, सॉफ्ट एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बेसिकली 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। सॉफ्ट एक्सरे की वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होती है, 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जो हार्ड एक्सरे होती है, हार्ड एक्सरे, उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू होती है फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिली है वो मुझे मिली है 3 एंगस्ट्रॉम, तो डेफिनेटली जो वेव आपको वहाँ पर ऑब्जर्व होगी वो हार्ड एक्सरे ऑब्जर्व होगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक्सरे है। जहाँ तक गामा रे का सवाल है, गामा रे की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से और छोटी होती है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं गामा रे की बात करूँ तो गामा रे के लिए वेवलेंथ की वैल्यू लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। गामा रे एक्सरे के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। गामा रे इज वेरी एनर्जेटिक, और एक्सरे से ज़्यादा वो डेंजरस भी होती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ जहाँ तक विजिबल रेडिएशन का सवाल है, तो जो विजिबल रेडिएशन है इनके लिए जो हमारी वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अगर मैं इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, जो बिल्कुल समझा जा सकता है ना। तो ये हमारी विजिबल रीजन की होती है। जहाँ तक इंफ्रारेड का सवाल है, इंफ्रारेड के केस में जो वेवलेंथ होती है इट इज मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। 7000 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की होती है। और डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में ये बात हम जज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, एक्सरे होगा, और एक्सरे इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और ये बिल्कुल वेवलेंथ की रेंज आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली आप इस सवाल को छोड़ के आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और ये सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की आप इनको अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल surface and electrons are ejected from the surface. If the work function of the metal is 2.14 electron volt and stopping potential is 2 volt, what is the wavelength of the electromagnetic wave? Given Hc equals to 1242 electron volt nanometer, where h is the Planck's constant and c is the speed of light in vacuum. ठीक है, बहुत बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो है हमारी एच सी
बाय लेमडा, जिसे हम एच न्यू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्सिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमने सीखी थी। लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, एंड कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। देखिए, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड दूसरे को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ये एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में कौन कौन है? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये कौन है? ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। यहाँ पर जो मेरी इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर इस काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक सकता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन को होने से रोक सकते हैं। और इसीलिए हम इस के मैक्स को किस में कन्वर्ट कर देने वाले हैं? हम इसे कन्वर्ट कर देने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी में, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो सके। और इसीलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट और इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा which will be equal to work function plus charge of electron into stopping potential, जो यहाँ पर हमें 2 वोल्ट की वैल्यू के साथ दिया हुआ है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्ट को एस लिख देता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर ई का मल्टीप्लाई करना जरूरी था, क्योंकि जब तक मैं पोटेंशियल के साथ चार्ज को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मुझे एनर्जी नहीं मिल सकती। मुझे काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करना था पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और इसीलिए हम के मैक्स की जगह में ई इंटू वी एस भी लिख सकते हैं, जहाँ पर वी एस हमारा कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और ये भी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, मतलब वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था। वर्क फंक्शन कितना दिया है हमें? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है। बताना है कि जो वेव हमने यूज की थी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मुझे लेमडा बताना है। तो बिल्कुल इस इक्वेशन को यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नाउ एच सी की वैल्यू हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दिया है, तो मैं वहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज 1242। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने दिया गया, नैनोमीटर भी रख देते हैं, तो नैनोमीटर में ही मुझको लेमडा की वैल्यू फिर मिल जाएगी। परफेक्ट है ना? यहाँ पर मैं नैनोमीटर जो देख रहा हूँ उसी नैनोमीटर में ही मैं आंसर निकालूंगा, मतलब वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में मिल जाएगी। लेमडा तो मुझे बताना था, इक्वल टू वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है? इट इक्वल्स टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, अब V की वैल्यू, वी एस की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो ये E और ये V मिल करके बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसीलिए मैं ई वी एस की वैल्यू को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वी एस की वैल्यू मैंने 2 लिख दी, ये E बाकी है और ये वोल्ट बाकी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? बस सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा काम। नाउ implies that 2.14 प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 4.14। तो मुझे फाइनली लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेमडा को मैं आरएचएस में ले लेता हूँ, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो लेमडा मेरा आरएचएस के न्यूमरेटर में है, जिसको मैंने यहाँ पर एलएचएस में शो कर दिया है। अब मुझे 4.14 को डिवाइड करना होगा, तो मेरे पास 1242 डिवाइडेड बाय मुझे कितना करना है? मुझे करना है 4.14 ना। अगर मैं देखूँ तो मैं काम करता हूँ, ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिलने वाला है 1242 डिवाइडेड बाय 414 इंटू 100। ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 मल्टीप्लाई किया, लेकिन नीचे का जो 100 है वो 4.14 से मल्टीप्लाई करके उसको 414 फॉर्म कर दिया। अब दिख ही रहा है कि 414 3 जा हमारा 1242 होने वाला है, तो 3 इंटू 100 विल बिकम 300। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि वैल्यू हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू यहाँ पर हमें वेवलेंथ के लिए नैनोमीटर हमारी यूनिट ऑलरेडी हमें गिवन थी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी वेवलेंथ है उसकी यूनिट हमें नैनोमीटर में मिलने वाली है, तो यहाँ पर ये 300 नैनोमीटर हो जाएगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑप्शन 4 के साथ जाऊँगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। आंसर विल बी 300 नैनोमीटर। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ रही होगी वो डेफिनेटली 300 नैनोमीटर रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v equal to v naught I cap, v naught is more than 0, enters an electric field E equals to minus E naught k cap. If the initial de Broglie wavelength is lambda naught, the value after time t would be. ऑल राइट, एक ऐसा सवाल जहाँ पर हम मैकेनिक्स को भी यूज करेंगे एंड मॉडर्न फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे एंड इस सवाल का आंसर देंगे। आसान है अगर आपको मैकेनिक्स अच्छे ढंग से आता है और अगर आप मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो बिल्कुल आप 4 मार्क पाने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, देखिए मैं समझाता हूँ। लेट अस से ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस है जो कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है ना। इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये हमारी वाई एक्सिस है एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। अब कह क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे हमने v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया और यहाँ पर जो आई कैप है हमारी क्या है, वो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। आई कैप एक यूनिट वेक्टर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने जो v वेलोसिटी मेंटेन की है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेंटेन की, जो मैं यहाँ पर ड्राइंग में आपको शो कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू v नॉट है। अब कह रहा है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस ई नॉट के कैप है। तो यहाँ पर जो के कैप है वो हमारी एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये माइनस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप विल बिकम द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये मतलब है साफ साफ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और इसीलिए यहाँ पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये मेरी नेगेटिव जेड एक्सिस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डेफिनेटली नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है और वैल्यू उसकी है ई नॉट। अब कहता है कि शुरुआत में जो डी ब्रोई वेवलेंथ थी वो लैम्डा नॉट थी। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में समझाया हुआ है कि जो मैटर वेव से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है जिसे हम डी ब्रोई वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम डी ब्रोई वेवलेंथ कहते हैं, उस वेवलेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। तो h बाई पी की जगह में मैं लिख देता हूँ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो m है और शुरुआत में वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट थी और शुरुआत में जो मेरी वेवलेंथ थी उसके लिए सिंबल यूज किया है लैम्डा नॉट। तो ये मेरी लैम्डा नॉट की वैल्यू है जिसे मैं इक्वेशन 1 पहले ही कह देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इलेक्ट्रॉन का मास m। शुरुआत में इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, दैट इज v नॉट। तब उस केस में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी नॉट। एंड मैटर वेव एसोसिएटेड जो डी ब्रोई वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन एम वी नॉट। इन शुरुआत में जो वेवलेंथ उसको बोला था लैम्डा नॉट लेने के लिए, तो मैंने लैम्डा नॉट ले लिया और इससे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब क्या कह रहा है कि t समय के बाद उसकी फाइनली वेवलेंथ कितनी होने वाली है। मुझको क्या फाइंड करना पड़ेगा पता है, मुझको ये फाइंड करना पड़ेगा कि t समय के बाद उसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी होने वाली है। तो अगर मैं ये फाइंड कर पाया कि t समय के बाद उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बिकॉज इट इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेटली वो एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो वेलोसिटी v नॉट से बदल के कुछ और हो जाएगी। तो जो भी हो जाएगी उसी वैल्यू को हमें ऑप्टेन करना होगा और ऑप्टेन करते ही हमें इस सवाल का आंसर परफेक्टली मिल जाएगा। अब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, बट क्योंकि यहाँ पर बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होने की वजह से चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है और इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, मान लो यहीं पे मेरा ओरिजिन में शुरुआत में इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या इस फोर्स की कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ सकती है क्या, आंसर विल बी नो। क्यों,
क्योंकि जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इस फोर्स का जेड एक्स जो जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा। इसका ये मतलब है कि पार्टिकल किसी भी तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेट करवा सके, और इसीलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरी वेलोसिटी होगी वो नहीं बदलेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन वी नॉट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन जेड एक्सिस के अलोंग क्योंकि फोर्स है, तो जेड एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता जाएगा, और टी समय के बाद उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलोंग गेन की होगी। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा जेड एक्सिस के लिए, तो यहीं पर मैं लिखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जेड एक्सिस के रिगार्डिंग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो जाएगा कितना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फील्ड ई नॉट जो हमें गिवन है। और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है वो डिस्टेंस पे, पोजीशन पे, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। माइनस के कैप तो बस यूनिट वेक्टर था मेरा नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, बट वैल्यू कितनी है, इट इज ई नॉट, और ये डिस्टेंस पे, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही। डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक यूनिफॉर्म फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म फोर्स मिलेगा। और जब मैं इस फोर्स से इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। नाउ जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, इट इज डेफिनेटली जीरो। इलेक्ट्रॉन के पास शुरुआत में तो वेलोसिटी है, दैट इज वी नॉट, बट उसकी जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट कितनी है, दैट विल बी जीरो। क्योंकि अगर आपने एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरी वेलोसिटी मेंटेन की गई है उसकी कोई भी कंपोनेंट इनिशियली जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकती। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। टाइम तो टी मुझे गिवन है, और मुझे क्योंकि बाद में वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मुझे बाद के वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी, और इसलिए यहाँ पर मैं काइनेमेटिक्स के हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन काफ़ी अच्छे ढंग से आपको पता होगी, और इस इक्वेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जो कि है भी। तो नाउ v की वैल्यू जो जेड एक्सिस के लॉन्ग फाइनली डेवलप होने वाली है आफ्टर टाइम t, दैट इज गोइंग टू बी, u तो जीरो हो गया, a की जगह में मैं लिख सकता हूँ ई नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू टी। और ये फाइनली मेरी t समय के बाद जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करूं तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रहेगी वो नहीं बदलेगी, पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन ने किसी भी तरह का फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सपीरियंस नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन ने किसी भी तरह से एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग गेन नहीं किया है, और इसीलिए एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, दैट इज वी नॉट, नहीं बदलेगी। वाई एक्सिस के अलोंग ना तो फोर्स थी ना वेलोसिटी थी, तो वाई एक्सिस की हम बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए बात करने की जरूरत भी नहीं है। खैर, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टी टाइम के बाद अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो डेफिनेटली उसके पास एक एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की कंपोनेंट है, एक जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की कंपोनेंट है। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वी बनने वाली है, फाइनल वेलोसिटी वी बनने वाली है आफ्टर टाइम टी, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, जो समझना काफ़ी आसान है। यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन के रूल्स को यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी की एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी की एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है, और क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 हो जाएगा जीरो। बिल्कुल जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो ए की जगह में आ जाएगा वी एक्स, बी की जगह में आ जाएगा वी जेड, और डेफिनेटली इस फॉर्मूले की हेल्प से हमको उस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी आफ्टर टाइम टी, जो कि कितना होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू, नाउ वी एक्स की जगह में वी नॉट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी जेड की जगह में मैं लिख सकता हूँ ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे और रूट भी लगाना पड़ेगा मुझे।
तो ये मेरी फाइनली टी समय के बाद इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें क्या बोला था, अब हमें ये बोला था कि टी समय के बाद उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ की जानकारी हमें देनी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगेन फाइनल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी जो मेरी लेमडा होगी इट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और यहाँ पर मैं डेफिनेटली v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि मेरी कितनी आई थी, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो फाइनली यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो चुका है, और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो हमें आंसर गिवन है वो आंसर हमें लैम्डा नॉट के टर्म्स में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो मैंने फाइनली आंसर ऑप्टेन किया है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, लैम्डा नॉट की वैल्यू ऑलरेडी मैंने पहले बता रखी है आप लोग को, इट इज एच अपॉन एम वी नॉट। तो काम करते हैं, हम जो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन आया है इसको लैम्डा नॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी आसान होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे m के साथ v नॉट की रिक्वायरमेंट है। तो काम करते हैं कि इस रूट के अंदर हम v नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और फाइनल रूट के बाद मुझे v नॉट बाहर मिल जाएगा रूट के, और मैं इसे फिर लैम्डा नॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा, इट इज h अपॉन m। एक काम करते हैं, v नॉट स्क्वायर तो मैं इन दोनों टर्म से कॉमन लेता हूँ, तो इसके पास तो v नॉट स्क्वायर है बट इसके पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ एंड वी नॉट स्क्वायर को डिवाइड भी करता हूँ। तो जो मल्टीप्लाई किया था वी नॉट स्क्वायर और ये वी नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, रूट के बाद फिर क्या बचेगा मेरे पास, वी नॉट बचेगा जो बाहर जा चुका है। अब अंडर रूट क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, क्योंकि मैंने वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ वी नॉट स्क्वायर को डिवाइड भी किया था, वो वी नॉट स्क्वायर को मैं इसके साथ कॉमन ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि स्क्वायर हमारा एक कॉमन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये ई नॉट अपॉन एम इंटू टी, और नीचे एक वी नॉट और आ जाना चाहिए, और यहाँ पर कॉमन स्क्वायर कर देता हूँ। जिस तरह से बिल्कुल समझना आसान है, इसको आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अब एच अपॉन एम वी नॉट कौन थी मेरी, ये मेरी शुरुआत की डी ब्रॉय वेवलेंथ थी, तो यहाँ पर मैं लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। और अब जाकर के ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। देखिए यही आंसर मेरा आया था, यहाँ पर मैंने अभी भी ब्रैकेट का स्क्वायर रखा हुआ है, बट हमें जो ऑप्शन गिवन है वहाँ पर ब्रैकेट को हटा दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर गिवन है हमें, और इसीलिए विदाउट अ डाउट ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। और मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन कहता है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट versus frequency new curve is plotted. H is the Planck's constant and phi naught is the work function of metal. तो यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए सवाल कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करें, तब उस केस में इन पांचों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ को प्लॉट करने के बाद फिर हम आगे की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए हम जानते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है कहती है एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस ई इंटू दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि इस केस के लिए हमें कहा है वी नॉट से शो करने के लिए, है ना। हमने इस इक्वेशन को पहले भी यूज किया है। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि फाई नॉट के थ्रू हम लोग क्या शो करेंगे, वर्क फंक्शन को शो करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करना बाय द सिंबल वी नॉट, एंड फ्रीक्वेंसी को हमें न्यू से शो करना है। तो मैंने वही सिंबल यूज किए हैं जो सिंबल इस क्वेश्चन में हमें लेने को कहा गया था। तो हम जानते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। जिस फोटोन को हम इंसिडेंट करवाते हैं
उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। इसका एक पार्ट यूज होता है वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब वर्क फंक्शन क्या होता है मैंने बताया आपको, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए अगर उसे मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट करवाना है तो। और जो बची हुई एनर्जी होती है, मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एंड वर्क फंक्शन का जो डिफरेंस होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। और हम उसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दें, तब उस केस में जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करना होगा उसी को ही हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी नॉट से शो कर सकते हैं, और यहाँ पर E इंटू वी नॉट विल बिकम द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमें काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके मिल जाएगी, है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली थी उसे हमने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में, और इस वजह से अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से अब रुक जाएगा। और उसी इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जिस पोटेंशियल डिफरेंस का वहां पर हम, है ना, मेंटेन करते हैं, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब मैं इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए उस फॉर्मेट में लिख देता हूँ जिस फॉर्मेट से हम इक्वेशन को समझते हुए ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं। नाउ अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे ई को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो एक काम करते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, और ये मेरी फाइनल इक्वेशन बनने वाली है जो यहाँ पर मैं बॉक्स के अंदर बना देता हूँ। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हम एच बाई ई इंटू फ्रिक्वेंसी और न्यू माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई ई से इक्वेट कर सकते हैं। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, हाँ कि नहीं। ये डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m को हम स्लोप कहते हैं और c हमारा होता है y इंटरसेप्ट। और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और मैं आपको पहले ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मुझे बोला गया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करो ना। मेरी इक्वेशन क्या आई थी, मेरी इक्वेशन थी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ई। ये मेरी इक्वेशन है। तो अगर मैं देखूं तो जो मेरी स्लोप की वैल्यू है वो है एच बाई ई, यस और नो। एच बाई ई हमारी स्लोप हो जाएगी, और क्योंकि स्लोप मेरी पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि जो मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, जो मैं स्ट्रेट लाइन बनाने वाला हूँ, वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 90 डिग्री से छोटा एंगल मेंटेन करेगी, 90 डिग्री से छोटा एंगल फॉर्म करेगी। जहाँ तक फाई नॉट अपॉन ई के साइन का सवाल है, ये तो नेगेटिव है। इसका ये मतलब है कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इसका ये मतलब है कि जो मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एक्सिस है उसको जो मेरी लाइन है वो टच करेगी, बट ऑरिजिन के नीचे टच करेगी। y इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर हमारी आ रही है। तो डेफिनेटली जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनना चाहिए अगर देखा जाए तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्लोप है, यहाँ मान लो ये एंगल थीटा, लेट से इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो स्लोप हो जाएगा मेरा कौन, टेन थीटा। और इसी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू एच बाई ई, जो बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं। जहाँ तक इस वाली लेंथ का सवाल है, इट शुड बी इक्वल टू फाई नॉट अपॉन ई, जो कि मेरा वाई इंटरसेप्टर नेगेटिव होने की वजह से हमारी लाइन ने वाई एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट में टच किया है। तो बिल्कुल समझना आसान है ना। और ये मेरा ग्राफ फाइनली बनने वाला है। अब जो हमारी 5 स्टेटमेंट्स हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, वी नॉट वर्सेस न्यू इज लीनियर, एकदम करेक्ट बात है। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, तो डेफिनेटली हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी कहता है द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू कर्व इक्वल्स टू फाई नॉट अपॉन एच। स्लोप की वैल्यू कहता है कि फाई नॉट अपॉन एच आएगी, बट गलत कह रहा है।
स्लोप की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, h/e मेरा स्लोप आ रहा है, बट बोलता है फाई नॉट अपॉन h है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सी कहता है h कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ v नॉट वर्सेस न्यू लाइन। बोलते हैं h जो कांस्टेंट है वो स्लोप से रिलेटेड, एकदम सही बात है। देखा जाए तो स्लोप की वैल्यू h/e आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्लोप में प्लैंक्स कांस्टेंट h का जिक्र हुआ है, इंडेफिनेटली रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट सी मेरी करेक्ट हो गई। अब हम स्टेटमेंट डी की बात करते हैं। स्टेटमेंट डी कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन h यूजिंग द v नॉट वर्सेस न्यू कर्व। देखिए कह रहा है कि हम बिना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हेल्प के प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएंगे। देखिए आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में जो मेरी स्लोप की वैल्यू है वो है h/e, करेक्ट। अब ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था, इस ग्राफ के लिए हम थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा मेरा स्लोप होता है, और इक्वेशन के अकॉर्डिंगली स्लोप की वैल्यू आ रही है h/e। तो अगर मान लिया जब मैंने थीटा का डिटर्मिनेशन कर भी दिया तो मुझे टेन थीटा तो मिल चुका है, बट मुझे h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, स्लोप के साथ, टेन थीटा के साथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना होगा। और इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि बिना इलेक्ट्रॉन के चार्ज की हेल्प के हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट, एकदम गलत कह रहा है। हम बिना इलेक्ट्रॉन के चार्ज की हेल्प के प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ई की। द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h। तो देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू को हम बिना h के हेल्प पे डिटरमाइन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पे, यहाँ पर जो मेरा y इंटरसेप्ट है वहाँ पर वर्क फंक्शन का जिक्र हुआ है। अब इस ग्राफ की हेल्प से मैं डेफिनेटली ये जो मेरा y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, इस पॉइंट ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो मैं मेजर कर सकता हूँ। Isn't it true? अब ये लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू फाई नॉट बाई ई। तो अगर मुझे फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सिंपली मुझे y इंटरसेप्ट के साथ e को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसी लेंथ को हम c कहते हैं। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो फाई नॉट की वैल्यू होगी इट विल बी c इंटू ई। और इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये ग्राफ मालूम हो तब इस ग्राफ में मैं y इंटरसेप्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करूंगा और उसके साथ मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी वर्क फंक्शन की वैल्यू। और इस जगह पे कहीं पर भी मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसीलिए अगर मैं देखूं तो स्टेटमेंट ई करेक्ट है। द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h। स्टेटमेंट ई एकदम करेक्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, सी एंड ई करेक्ट है। तो अगर हम देखें ए, सी एंड ई ओनली, ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से सीख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ पावर ऑफ अ लाइट सोर्स S1 टू दैट द लाइट सोर्स S2 इज 2। S1 is emitting 2 into 10 to the power 15 photons per second at 600 nanometer. If the wavelength of the source S2 is 300 nanometer, then the number of photons per second emitted by S2 is dash into 10 to the power 14. ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा पहला सोर्स S1 है, उसके पावर को अगर मैं P1 मान लूँ, एंड सेकेंड सोर्स S2 के पावर को अगर मैं P2 मान लूँ, तब इन दोनों के पावर के रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो यहाँ पर मैं P1 बाई P2 को लिख सकता हूँ 2 इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2। यस और नो, बिल्कुल इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब पावर क्या होती है, पावर वो एनर्जी होती है जो यूनिट टाइम में एक सोर्स डिलीवर करता है। द पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के लिए जितनी एनर्जी की डिलीवरी होती है उसी को ही हम पावर कहते हैं। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पार्टिकल नेचर की, पार्टिकल नेचर के केस में जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन्स पे।
एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h इंटू न्यू। पर फोटोन जो एनर्जी फोटोन के पास होगी उस फोटोन की एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, h इंटू न्यू हर फोटोन की एनर्जी होती है। अब अगर मान लो 2 फोटोन आए होंगे तो कितनी एनर्जी लेके आए होंगे, ट्वाइस ऑफ एच न्यू। 3 फोटोन आए होंगे तो थ्राइस ऑफ एच न्यू। और इस तरह से अगर n फोटोन्स आए होंगे तो n टाइम्स ऑफ एच न्यू अमाउंट की हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहता है कि जो मेरा सोर्स S1 है उससे 2 इंटू 10⁻15 फोटोन्स आए थे, तो ये मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स की वैल्यू है। और हम जानते हैं कि हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है h इंटू न्यू। यहाँ पर आ जाएगा h इंटू न्यू। बट क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें वेवलेंथ गिवन है, तो मैं न्यू को लिख सकता हूँ c अपॉन लेमडा। और यहाँ पर मैं न्यू की जगह में लिख देता हूँ c, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लेमडा, जो कि यहाँ पर 600 है। नैनोमीटर में रहने देते हैं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कैंसिल करना है यूनिट को, तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया हूँ। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, मेरा नंबर ऑफ फोटोन्स जो आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हर फोटोन की एनर्जी है, और इतनी टोटल एनर्जी आई कितने समय में, पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में। तो यहाँ पर पावर के लिए डिवाइडेड बाय 1 भी मैं लिख सकता हूँ, ये 1 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर 1 को डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब P2 के लिए भी मैं सेम वे में एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। तो मुझे यही बताना था कि जो मेरा सेकेंड सोर्स है उससे कितने फोटोन्स आए होंगे। तो मान लेते हैं n फोटोन्स आए हैं, करेक्ट, जो मुझे डिटरमाइन करना है। अब हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, अगेन एच सी बाई लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा। और लेमडा की वैल्यू यहाँ पर हमें 300 नैनोमीटर गिवन है, तो यहाँ पर मैंने 300 लिख दिया। तो इतनी टोटल एनर्जी हमें मिल गई, ये जो आप देख रहे हैं इतनी एनर्जी हमें सोर्स से मिली, करेक्ट है। कितने समय में, तो पर सेकंड के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर अगेन मैं 1 को और डिवाइड कर देता हूँ, ये 1 सेकंड है, इससे एनर्जी अपॉन टाइम की वैल्यू मेरी पावर के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है, अब काफ़ी इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करते हैं, तो एच सी कैंसिल हो गया, 300 एंड 600 को रिड्यूस करूँगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। एंड फाइनली मैं n की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहता हूँ। तो अगर n की वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 2 एंड 2 भी फाइनली कैंसिल हो रहे हैं, और मुझे n की वैल्यू मिल चुकी है, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू RHS में खाली n बाकी है, और यहाँ पर मेरे पास कितना है 10⁻15 अपॉन 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10⁻15। अब 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻15, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻14। और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो मुझको बताना था डैश इंटू 10⁻14 होना चाहिए, तो 10⁻14 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, डेफिनेटली 5, और इसीलिए 5 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोटॉन ऑफ मास mp हैज द सेम एनर्जी E एज दैट ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। If the proton is moving at non-relativistic speed, then ratio of its de Broglie wavelength to the wavelength of photon is। ऑल राइट, मैं आपको सवाल समझाता भी हूँ और सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। कह रहा है कि एक प्रोटोन है, का मास m सबस्क्रिप्ट p है और उसके पास एनर्जी E है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एक फोटोन के एनर्जी के साथ, और उस फोटोन की वेवलेंथ हमें लैम्डा गिवन है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रोटोन है उसके पास डेफिनेटली जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही हो सकती है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाफ मास ऑफ प्रोटोन हाफ mv²। मैं फोटोन की स्पीड को v मान लूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड बोला गया है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड अगर है तो स्पीड को मैं v ले लेता हूँ। तो हाफ mp इंटू v², दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। तो डेफिनेटली मैं इसको एच सी बाई लेमडा के इक्वल कर सकता हूँ। एच न्यू होना चाहिए, बट न्यू को मैं सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ, और बिल्कुल इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब कहता है कि हमें रेशियो बताना है कि जो de Broglie वेवलेंथ होगी प्रोटोन की और जो हमारी फोटोन की वेवलेंथ है उनका रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो मैटर है उसका डुअल नेचर है, उसका एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर है, और हमने ये भी सीखा कि जो वेव नेचर होती है उसकी वेवलेंथ
को हम डिब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। और उस डिब्रॉय वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला है h/p, है ना। हमको बिल्कुल मालूम है कि जो मैटर वेव के लिए जो वेवलेंथ होती है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है h/p, जहाँ पर p हमारी लीनियर मोमेंटम होती है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है, बिल्कुल अच्छे से आप जानते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। एंड हम p को क्या लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं √2mk, जहाँ पर k हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको बिल्कुल ही पता होता है कि जो मोमेंटम की वैल्यू होती है वो √2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है। बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको मालूम होता है। आप k की जगह में हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दो ना। अगर मैं k की जगह में हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दूंगा तो 2 एंड हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा m इंटू वी स्क्वायर, दैट इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर। रूट करूंगा तो मुझे एम वी मिलेगा जो कि मोमेंटम की वैल्यू होती है। तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं प्रोटॉन के डिब्रॉय वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं प्रोटॉन के लिए यहाँ पे लैम्डा पी कर देता हूँ, मुझे समझाना आसान होगा। तो प्रोटॉन की जो डिब्रॉय वेवलेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मुझे एमपी लेने को बुला है और मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इक्वल्स टू hc/λ, जो मुझे दिया था मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब कह रहा है कि डिब्रॉय वेवलेंथ एंड जो हमारी वेवलेंथ ऑफ द फोटोन है उनका रेशियो क्या होगा हमें बताना है। ऑल राइट, अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्डा पी इक्वल टू, तो यहाँ पर मेरे पास h और यहाँ पर मेरे पास √h है। तो √h कैंसिल करने से मुझे ऊपर √h मिलेगा। लैम्डा भी ऊपर चले जाना चाहिए तो चला गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मेरे पास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटोन इंटू सी मेरे पास रह जाता है और बच गया। यहाँ पर मेरा इतनी बातें तो यहाँ तक एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरे ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में ई का जिक्र हुआ है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी ई है उसे मुझे यूज करना है। लेकिन अब तक मैंने जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया हुआ है इसमें ई का जिक्र नहीं है, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन में ई को शामिल करना चाहिए। और ई को शामिल करने के बाद फाइनली मुझे वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो करेक्ट होना चाहिए। तो ई को शामिल कैसे कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि एनर्जी की जो वैल्यू है वो एच सी बाई लेमडा है। हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यू एच सी बाई लेमडा है, और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में एच का जिक्र हुआ नहीं है। यही जो मेरी वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को ई लेने को कहा गया था। जो हमारी फोटोन की एनर्जी है वही एनर्जी प्रोटॉन की भी है, और वो एनर्जी की वैल्यू ई है। तब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एच की वैल्यू कितने होने वाली है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इंटू ई बाई सी। यस और नो, एच की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इंटू ई बाई सी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साफ साफ विजिबल है कि चारों ऑप्शंस में ई का जिक्र हुआ है, तो मुझको मेरे एक्सप्रेशन में ई को शामिल करना पड़ेगा। और इसी ई को शामिल करने के लिए हम इतना झमेला कर रहे हैं। तो फाइनली लेमडा पी इक्वल टू, नाउ एच की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू ई बाई सी, ये लेमडा ऊपर एक बाकी रहने दो, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी है, और रूट को तो अपनी जगह पे रहना ही चाहिए। अब अगर हम देखें तो लेमडा इंटू लेमडा मेरा लेमडा स्क्वायर हो जाएगा आरएचएस में, और रूट भी है तो लेमडा के स्क्वायर का रूट हो जाएगा लेमडा। जो अगर मैं एलएचएस की तरफ ले लूँ तो मुझे मिलने वाला है लेमडा पी अपॉन लेमडा, जो मुझे पूछा गया था। करेक्ट। अब आरएचएस में क्या बचेगा, आरएचएस में बचेगा मेरे पास न्यूमरेटर में ई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन, सी इंटू सी की वैल्यू होती सी स्क्वायर, एंड रूट के बाद वो हो जाएगा 1/c। और फाइनली यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर हम देखें तो मेरा आंसर डेफिनेटली ऑप्शन 3 आ रहा है। मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। देखिए ये जो मैंने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था ना, ये भी करेक्ट था। यहाँ तक भी हम जो लिखे थे करेक्ट लिखे थे, बट हमको क्योंकि एक ऑप्शन चूज करना है और क्योंकि ऑप्शन में हमें ई के टर्म्स में आंसर देना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ई को शामिल करने के लिए एच की वैल्यू को लेमडा इंटू ई बाई सी लिख करके हमने सॉल्व कर दिया। तो डेफिनेटली आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको आपके आंसर को उस ऑप्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। अदरवाइज तो आप आंसर निकाल तो लेंगे, बट अगर आप ऑप्शन के टर्म्स में कन्वर्ट ना कर पाए तो आप वहाँ पर छोड़ के आएंगे और 4 मार्क का आपका नुकसान होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी
2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। एक आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो फेनोमेना है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेटली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। क्लास 12 में हम हाइगेन की थ्योरी की हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव भी करते हैं। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हाइगेन की वेव थ्योरी से प्रूव करते हैं, और इसीलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं दैट वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए डिफ्रैक्शन तो डेफिनेटली वेव ही ऑबे करती हैं, है ना। पार्टिकल कभी भी डिफ्रैक्ट नहीं होती भैया, है ना। जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी है, सिर्फ वेव डिफ्रैक्ट करती हैं, कभी भी पार्टिकल डिफ्रैक्ट नहीं करते। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी ही एप्लीकेबल है, और इसीलिए ये भी मेरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जहां तक सवाल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है, तो हाइगेन की थ्योरी से हम स्नेल्स लॉ को भी प्रूव करते हैं। आपको जनरली क्लास 12 के बोर्ड में भी पूछा जाता है कि हाइगेन की थ्योरी की हेल्प से आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स स्नेल्स लॉ को प्रूव करो। तो डेफिनेटली वेव थ्योरी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 भी मेरा करेक्ट नहीं है। आखिरी में बच गया कॉम्पटन इफेक्ट, ये एकदम करेक्ट आंसर है। कॉम्पटन इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट को हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करते। इसके अलावा एक और फेनोमेना है जिसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो ऐसे इफेक्ट्स हैं जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होती हैं, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन 4 है, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट हम पार्टिकल थ्योरी की हेल्प से ही एक्सप्लेन करते हैं, और इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, एंड ऑप्शन 4 करेक्ट है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R. assertion A कहता है emission of electrons in photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electric potential to the photoemissive substance. Reason R कहता है a negative electric potential which stops the emission of electrons from the surface of a photoemissive substance varies linearly with frequency of incident radiation. आपने आपकी लाइफ में जितने भी फिजिक्स के सवाल देखे होंगे या फिर आप देखने वाले हैं, उनमें से ये जो सवाल है ये वन ऑफ द हाईली कॉन्सेप्चुअल सवालों में से एक होगा। इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको काफ़ी डीपली सोचना होगा और आपको काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अदरवाइज आप डेफिनेटली सवाल को नहीं कर सकते। फिजिक्स का ये वन ऑफ द हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करना जानने के लिए आपको मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना होगा, तभी जाकर के आप इस सवाल के एसेंस को समझ पाएंगे। अदरवाइज आपसे ये सवाल होने वाला नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या कहना चाहता है। यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए हैं। पहला है वर्ड यहाँ पर सप्रेस एंड सेकेंड वर्ड है यहाँ पर स्टॉप, और दोनों वर्ड में काफ़ी फर्क है। सप्रेस का मतलब ये है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने ही नहीं देना चाहते, मतलब वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। और स्टॉप का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था बट हम अब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने नहीं देना चाहते। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, मतलब वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना नहीं चाहिए। एंड स्टॉप का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है बट उसे अब हम रोक देना चाहते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना। और इसी फर्क को आपको समझने के लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, अदरवाइज आपसे ये सवाल नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, इसके एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं बड़े आराम से और बड़े डिटेल में सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ, हम लोग जनरली अगर कोई मान लो चार्ज्ड पार्टिकल है
और वो अगर मान लो एट्रैक्टिव फील्ड में है, बाउंड फील्ड में है, तब जनरली हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी को नेगेटिव लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। आपको समझाना मेरे लिए आसान होगा और आपके लिए समझना भी आसान होगा। तो जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम के केस में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तब उसकी जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको बिल्कुल सिखाई जाती है और आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद भी होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, तब उसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का बस इतना सा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो बाउंड फील्ड में है, अट्रैक्टिव फील्ड में है, और इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी का साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। एक्चुअल में हमने क्या किया था, हमने जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनफाइनेटली सेपरेटेड होते हैं, जब उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है, तब हम इलेक्ट्रॉन एंड जो हमारा प्रोटॉन है उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लेते हैं जीरो, है ना। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हाइड्रोजन एटम के केस की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम के केस में सेंटर में एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, हम ये जानते हैं। और मान लीजिए मेरी फर्स्ट ऑर्बिट है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जब इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पास आता है, प्रोटॉन की तरफ आता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब हमने इन्फिनिटी में कितना लिया था, इनफाइनाइट सेपरेशन में कितना लिया था, जीरो लिया था। और मैं कह रहा हूं कि अब जब इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो उसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। तो अगर जीरो से एनर्जी की वैल्यू में और कमी आएगी तो डेफिनेटली एनर्जी का साइन क्या आना चाहिए, एनर्जी का साइन डेफिनेटली नेगेटिव आना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। हम कन्वेनियंस पर्पस के लिए, हम सुविधा के लिए जनरली पार्टिकल सिस्टम के केस में इनफाइनाइट सेपरेशन में हम सिस्टम की एनर्जी को जीरो लेते हैं, और यही लेते हुए हम लोग जनरली सारी बातों को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। और इस थ्योरी के बेसिस पे अगर हम इनफाइनाइटली सेपरेशन में या इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लें, तो जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, कमी आएगी। जैसे कि आप ये भी जानते हो कि जैसे अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है ना, और अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यस और नो। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आती है, तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है, कम होती है वो। तो जब बॉडी नीचे की तरफ आई है, मान लो एच हाइट नीचे आ गई है, तब उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में mgh अमाउंट का डिक्रीमेंट होता है। जब बॉडी ऊपर जाती है तब mgh अमाउंट में इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो जो बॉडी है वो अर्थ के एट्रैक्टिव फील्ड में अर्थ की तरफ आ रही होती है, यस और नो। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि एट्रैक्टिव फील्ड में अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, तब उस पर्टिकुलर केस में वो जितना पास आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना डिक्रीमेंट होगा, कम होगा। और क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन में ऑलरेडी हमने एनर्जी को जीरो लिया हुआ है, तो जीरो से छोटा वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी है नेगेटिव आती है। इतनी बात मैं समझता हूँ कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एटम से बाहर निकल जाए, मैं उसको रिमूव कर देना चाहता हूँ, उसको मैं बाहर कर देना चाहता हूँ। अब मुझको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जो एनर्जी देनी होगी, डेफिनेटली हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना चाहते हैं, इसको अगर हम एटम से अलग कर देना चाहते हैं, तो मुझको वापस इसकी एनर्जी कितनी बनानी पड़ेगी, तो वापस इसकी एनर्जी जीरो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि अभी जस्ट मैंने कहा इनफाइनाइट सेपरेशन में हम एनर्जी को जीरो लेते हैं। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर निकल जाए, तो मुझको इतनी एनर्जी उसको लौटानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और जब हम इतनी एनर्जी उसे दे देंगे तो डेफिनेटली उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, मतलब एटम के अट्रैक्शन से बाहर हो जाएगा, एटम से दूर हो जाएगा, इसका ये मतलब है ना। तो मुझको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डैश इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं, इट इज़ द टोटल एनर्जी, है ना। ये जो हमारी एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम है ये।
और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को ऐड करने के बाद भी जो टोटल एनर्जी बचती है अट्रैक्टिव फील्ड में, वो नेगेटिव ही बचती है, वो नेगेटिव ही आती है। बिल्कुल आपको समझना चाहिए इसको। और इसीलिए क्योंकि मैं, आप और हमारे सराउंडिंग का हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, अर्थ की तरफ बाउंड है, हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है। ठीक है, आपको इतना समझना चाहिए, कंसिडरिंग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। नाउ नाउ अब अगर मान लेते मैं किसी भी तरह से कुछ भी करके इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को अगर और कम कर दूं, तो अगर इसकी एनर्जी को और कम कर दूं, तो मान लो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं करता हूं, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को और कम कर देता हूं। अगर मैं और कम कर पाया, तब उस केस में आप खुद बताओ ना, उसको रिमूव करने के लिए मुझको पहले की तुलना में अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? आप खुद सोचिए। मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को और कम किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को और कम किया। किस तरह से किया? किसी भी तरह से किया, बट किया मैंने। और डिक्रीज करते 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 मान लिया जाए मैंने टोटल एनर्जी की वैल्यू को मेंटेन कर दिया, फॉर एन एग्जांपल -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे कितना? अब हमें 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मुझको एनर्जी देनी पड़ी। अगर एनर्जी -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मुझको +20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं और डिक्रीज कर दूँ पोटेंशियल एनर्जी को तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यस और नो? तो अगर मान लेते पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पा रहा था मेरी प्रोवाइडेड एनर्जी से, तो हो सकता है ना इस वैल्यू में मेरा इलेक्ट्रॉन रिमूव ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि रिमूव होने के लिए उसको चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। बट मैं जो एनर्जी दे रहा था वो कितनी दे रहा था? मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पा करके तो रिमूव हो रहा था। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी बना दी है तो क्या इस एनर्जी की वैल्यू में मेरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतनी एनर्जी दे भी दोगे तो भी उसके पास नेगेटिव कुछ वैल्यू एनर्जी की रह जाएगी, और उसे जब तक मैं जीरो नहीं बनाऊंगा तब तक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। और यही हमारी स्टेटमेंट 1 का जो हमारा एसर्शन है उसका एसेंस है, जो आपको समझना चाहिए। क्या कह रहा था कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड, रोका जा सकता है। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने नहीं देना चाहता बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द फोटो एमिसिव सब्सटेंस। तो जो मेरा फोटो एमिसिव सब्सटेंस है उसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और नेगेटिव बनाता हूं, तब उस केस में होगा क्या? उस केस में होगा ये कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें और ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। और डेफिनेटली क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए पहले की तुलना में अब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर सफिशिएंट नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव हो रहा था अब ना हो पाए। क्यों ना हो पाए? बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू गेट रिमूव्ड। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेरा एसर्शन ए है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। एसर्शन ए एकदम सही स्टेटमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सप्रेस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमारा सेटअप है, आगे उस सेटअप को आपको समझना होगा। देखिए, मैं आपको सेटअप बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मान लिया जाए इस तरह की हमारी एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में हम दो तरह के इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम सेल के नेगेटिव एंड दूसरे को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एनोड, और ये हमारा कलेक्टर प्लेट भी कहलाता है। हम कलेक्टर प्लेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसे कलेक्ट करने का काम करेगा। जिस इलेक्ट्रोड को हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कैथोड, और यही हमारा फोटो एमिसिव सब्सटेंस होता है। दिस इज द फोटो एमिसिव सब्सटेंस। इसी पर्टिकुलर सरफेस से हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और इसी सरफेस की तरफ हम लाइट की रे को इंसिडेंट करवाते हैं, और इसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के फाइनली वो हमारे कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करते हैं, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए जो सवाल का एसेंस था वो क्या था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर हो रहा है, अगर वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तब उस केस में मेरा जो फोटो एमिसिव सब्सटेंस है वो ऑलरेडी कौन से पोटेंशियल में, वो नेगेटिव पोटेंशियल में आप देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉर्म करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वहाँ पर फॉर्म करने के लिए हम लोग जो हमारी फोटो एमिसिव सब्सटेंस होती है तो वैसे भी हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल से लेकर के नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ और हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके फाइनली कलेक्टर तक पहुंचाए। ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट ने रिमूव किया था उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली कलेक्टर प्लेट तक, एनोड तक पहुंचाए, तभी ना जा करके आपको वहाँ पर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, आपको फोटो एमिसिव सब्सटेंस को नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सप्रेस करना चाहते हो तब भी आपको इसकी नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करनी पड़ेगी और इसे और कमाना पड़ेगा। मतलब ये है कितना क्लोजली लिंक्ड बात है। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बातें कितनी क्लोजली लिंक्ड हैं और मैं एक्सप्लेन करने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी बात आप तक पहुँचे। अगर आप इसकी नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सप्रेस होगा। मतलब इसकी नेगेटिव पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने के लिए हमको इसकी पोटेंशियल को और नेगेटिव करना होगा। लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया सरफेस से तो उसको यही नेगेटिव पोटेंशियल फाइनली कलेक्टर प्लेट तक पहुंचाएगी भी, है ना। मतलब ये है कि इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में डिफिकल्टी है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना डिफिकल्ट होगा। बट एक बार इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए अब इसके नेगेटिव पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकने की तरफ पार्टिसिपेशन नहीं है, वो भेजेगा। क्योंकि जितना इसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अट्रैक्शन मिलेगा कलेक्टर प्लेट तक पहुँचने के लिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा इसका नेगेटिव पोटेंशियल हम डिक्रीज करें, मतलब जितना ज़्यादा इसका हम नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करेंगे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन डिफिकल्ट होगा। बट इजेक्ट होने के बाद डेफिनेटली आराम से पहुंच जाएगा। अब हम रीजन आर की बात कर लेते हैं। तो रीजन आर कहता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ फोटो एमिसिव सब्सटेंस वेरीज लिनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और इसको कई बार हमने यूज भी किया। तो एकदम सही बात है। आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का पावर 1 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में जानकारी पूछी गई थी उसका पावर भी 1 है। इसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखता भी हूँ अगर, तो डेफिनेटली मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरा रीजन आर है ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हमें समझ में आ रही है। मतलब एसर्शन ए भी करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सप्रेस एंड स्टॉप के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। सप्रेस मतलब होने ही नहीं देना एंड स्टॉप मतलब हो रहा था बट रोक दिया, है ना। और ये दोनों अलग अलग बातें हैं और डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हम जो आंसर करेक्ट होना चाहिए चेक कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखा जाए तो एसर्शन एंड रीजन में कोई लिंक नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। एक केस में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने नहीं दिए, एक केस में हो रहा था उसको रोक दिए, दो अलग अलग बातें हैं और इनमें आपस में कोई लिंक नहीं है। तो स्टेटमेंट या ऑप्शन 3 भी हमारे करेक्ट नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात एकदम सही साबित होती है, सही लगती है और डेफिनेटली इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए और है भी।
और मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A, electromagnetic waves carry energy but not momentum. एकदम गलत बात कह रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके पास एनर्जी भी होती है एंड मोमेंटम भी होता है। वही तो फोटोन के कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी तो हम जानते हैं कि हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। साथ ही साथ जो फोटोन होते हैं वो मोमेंटम भी कैरी करते हैं एंड फोटोन की जो मोमेंटम होती है वो होती है एच अपॉन लेमडा। ये हमारे फोटोन की मोमेंटम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। एनर्जी होती है एच न्यू और एच सी बाय लेमडा एंड मोमेंटम होती है एच बाय लेमडा। और इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम दोनों होते हैं। तो एसर्शन ए तो इनकरेक्ट है। रीजन आर, मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। सही बात है, जो एक फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, एक रेस्ट जो फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो जीरो होता है। और इसीलिए हम बिल्कुल कह सकते हैं मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। एकदम करेक्ट बात है, रीजन तो करेक्ट है बट एसर्शन रॉन्ग है, फॉल्ट है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन था, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑप्शन ए था ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत बात है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन टू के साथ जाऊंगा मैं एंड डेफिनेटली ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है, इफ लैम्डा एंड के आर द डिब्रॉय वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट मास, द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पार्टिकल विल बी। यहाँ पर कांस्टेंट मास का ये मतलब है कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है उसको हमको यहाँ पर काउंट नहीं करना, हमको सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही, मीन्स मास को कांस्टेंट मानते हुए ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर लेमडा डिब्रॉय वेवलेंथ हो, एक काइनेटिक एनर्जी हो, तो 1/k वर्सेस लेमडा का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम सही बैठेगा हमको बताना है। आसान है क्वेश्चन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिब्रॉय वेवलेंथ लेमडा होती है h अपॉन पी, जहाँ पर p होती है हमारी पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम। हम अच्छे से जानते हैं कि पार्टिकल के साथ डुअल नेचर एसोसिएटेड है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। वेव को हम कहते हैं मैटर वेव और उस मैटर वेव की वेवलेंथ को कहते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ, जिसको फाइंड करने का फॉर्मूला है लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी को शामिल करना है तो मैं मोमेंटम को हटा करके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को शामिल कर देना चाहता हूँ और इसलिए मैं लिख सकता हूँ h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के, जहाँ पर m हमारे पार्टिकल का मास हो जाएगा, जहाँ पर m हमारे पार्टिकल का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और k हमारी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बिल्कुल आपको न्यूटन्स लॉ में क्लास 11th की जब हम थ्योरी समझाते हैं तब लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिश्ता सिखाया जाता है ना, बिल्कुल आपको ये पता होता है। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m k। अब आपके मन में सवाल हो सकता था कि मैंने दोनों साइड स्क्वायर क्यों किया। मैंने दोनों साइड स्क्वायर इसीलिए किया क्योंकि मुझे 1/k की ज़रूरत है और यहाँ पर k के पास रूट था, मतलब रूट के अंदर k था और मैं चाहता था कि k रूट से फ्री हो जाए और इसीलिए मैंने सोचा कि स्क्वायर कर देता हूँ जिससे रूट हट जाएगा। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे रिक्वायरमेंट है 1/k की। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/k इक्वल टू 1/k इक्वल टू जो जो क्वांटिटी है हमारी RHS की एक्स्ट्रा, तो मैं अगर LHS की तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, m भी ऊपर आ जाएगा LHS के, h स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर लेमडा स्क्वायर बाकी रह गया। तो जो 1/k मेरा RHS का था उसको मैंने LHS में कर दिया है, जो LHS बनेगा उसको मैंने RHS में लिख दिया है। अगर मैं देखूँ तो 1/k इक्वल्स टू 2m अपॉन h स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर हमारी इक्वेशन आ रही है और मैं इसे कह सकता हूँ 1/k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर। मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है और इसीलिए अगर आपको
ग्राफ के नेचर के बारे में पूछा जाए तो नेचर वाइज तो पैराबोला मिलेगा हमें। नेचर वाइज क्या मिलेगा हमें? पैराबोला मिलेगा। तो पैराबोला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमको नेचर वाइज पूछता कि क्या नेचर होगा ग्राफ का, तब मैं आंसर डेफिनेटली पैराबोला देता, बट हमें ग्राफ बताना है। तो इसमें बिल्कुल ये बात एकदम विजिबल है कि इस केस में ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिख ही रहा है हमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन टू करेक्ट है। कैसे देखो, आपको उसको जज कैसे करना होता है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो 1/k मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर दिया मैंने, एंड लेमडा स्क्वायर को हमने लेमडा को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर दिया है। अब अगर मान लेते मैं लेमडा को 0 1 2 3 4 5 से वेरी करूं, अगर मैं लेमडा को लीनियरली वेरी करूं 0 से फिर 1, फिर 1 से फिर 2, फिर 2 से फिर 3, फिर 3 से फिर 4, फिर 4 से फिर 5, अगर मैं लेमडा को लीनियरली वेरी करूं तो 1/k कैसे वेरी होगा? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। मतलब लेमडा अगर 0 1 2 3 4 5 वेरी हो तो 1/k की वैल्यू 0 1 4 9 16 25 के हिसाब से वेरी करेगा। मतलब जो मेरा ग्राफ है वो 1/k की तरफ मीन्स वाई एक्सिस की तरफ बेंड होना चाहिए। और इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और इसी तरह से हम लोग पैराबोला को जज करते हैं, है ना। आप यहाँ पर अगर लेमडा को लीनियरली वेरी करते हैं तो उस केस में मेरा 1/k एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, और इसीलिए मेरा ग्राफ 1/k वाली एक्सिस की तरफ बेंड हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ ऑप्शन टू एकदम सही जवाब है, और ये एक पैराबोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से टोटल जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में 13 क्वेश्चन आए थे। 12 मैंने सिखा दिए, एक आखिरी सवाल बचा है, उसे भी समझाते हैं और फिर हमारा आज का ये क्लास एंड होगा। अगले एंड आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये सवाल कहता है जो 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी बताना है। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, हम आगे ऑप्शंस को स्टडी करें, जज करें, हम लोग इक्वेशन को सबसे पहले लिख देते हैं, हमें समझने में जज करने में आसानी होगी। तो इक्वेशन क्या थी? तो हम जानते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है hc/λ विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं के मैक्स भी लिख सकता हूँ, बट क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिगार्डिंग जानकारी पूछी है तो मैं के मैक्स की जगह में ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकता हूँ, और ये मेरी फाइनल इक्वेशन है। अब स्टेटमेंट 1 को या ऑप्शन 1 को वापस से पढ़ते हैं। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो हमको क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जानकारी देनी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा देख लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमारा एक्सप्रेशन बनेगा Vs, जो मैं निकालना चाहता हूँ, इक्वल टू, तो वर्क फंक्शन को LHS की तरफ ले लेते हैं, तो hc/λ ये इधर आकर के माइनस W0 हो जाएगा। इससे मुझे वैल्यू मिलेगी E इंटू वी की। Vs के लिए मुझे E को डिवाइड करना होगा, तो E को मैं यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, E को मैं वर्क फंक्शन के नीचे भी डिवाइड कर देता हूँ। अब वापस से फिर जज करते हैं। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब अगर मान लेते मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ, वेवलेंथ को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो छोटा होता चला जाएगा। डिनोमिनेटर को बड़ा करने से वैल्यू क्या होगी नंबर की? छोटी होगी। तो अगर मैं लेमडा को बढ़ाता हूँ, तो मेरी hc/e की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, ये वैल्यू छोटी होगी, और इसीलिए जो डिफरेंस वो भी छोटा होगा। और क्योंकि डिफरेंस छोटा हो रहा है तो मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा, बट बोला क्या था? इंक्रीजेस, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखिए, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से हम नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो आप किसको बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा रहे हैं, बट जो हर फोटोन की जो एनर्जी है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर रहे। पहले मान लो 100 फोटोन आ रहे थे, अब 200 फोटोन आ रहे हैं या फिर 500 फोटोन आ रहे हैं, तो फोटोन्स की संख्या तो बढ़ी, लेकिन किसी भी फोटोन की एनर्जी में कोई बदलाव आया क्या?
बिल्कुल नहीं आया। अगर आपको फोटोन की एनर्जी बदलनी है तो फोटोन की एनर्जी को बदलने के लिए आपको वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। अगर आप वेवलेंथ को बदलते हो, फ्रीक्वेंसी को बदलते हो, तब जाकर के हमारे फोटोन की एनर्जी में बदलाव आएगा और तब जाकर के मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगी, जो आपको समझना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स को बदल देने से, बढ़ा देने से हम लोग किसी भी फोटोन की एनर्जी में कोई बदलाव नहीं कर रहे। वर्क फंक्शन तो मेटेलिक सरफेस की प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं बदलेगी और इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सेकेंड केस में तो चेंज होना ही नहीं चाहिए और इसीलिए ऑप्शन 2 भी यहाँ पर मेरा इनकरेक्ट है। थर्ड कहता है इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 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 देखिए, मैं आपको कई बार कहा और मैं बार बार ये कह भी रहा था कि एच सी बाय लेमडा को हम लिखते हैं वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, यस और नो। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो के मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है? के मैक्स की वैल्यू ही तो ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वल होती है, जो मैं कई बार आपसे कहा भी था। तो कहता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज 1/e टाइम्स, डेफिनेटली ई डिवाइड होगा, तो 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप खुद ही जज कर सकते हो, है ना। ऑप्शन 3 एकदम सही कह रहा है भैया, एकदम सही बात कह रहा है। फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, मैं पहले बता चुका हूँ, नो चेंज, इस केस में कोई चेंज नहीं आता। ऑप्शन 2 में मैंने समझाया था, इस केस में कोई चेंज नहीं आता। एंड विदाउट अ डाउट मैं बिल्कुल ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डुअल नेचर, जो हमारी क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने डिस्कशन कंप्लीट किया। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्लास रहेगी आपके लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और ये बिल्कुल आपको आईआईटी के और क्लोज पहुँचाएगी, आपको और बेटर स्कोर के साथ एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगी और आप डेफिनेटली आपकी मंजिल की ओर ज़्यादा पास पहुँचेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम एक और नए चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।